हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूं विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, और खास करके साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बहुत ही आसान शब्दों के अंदर आप सभी लोगों को समझाने के लिए। आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में राजस्थान स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन जारी। तो राजस्थान के अंदर जिसे आंसू लिपिक कहा जाता है या स्टेनोग्राफर की जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके अंदर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम आपका बिना सीईटी के, किसके बिना सीईटी के होगा, पहले ही बता देता हूं। बाकी सब इसकी योग्यता, आयु, वेतन, सिलेबस, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। और इसके बाद में आपको किसी प्रकार का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सीधे से तैयारी में लगने की जरूरत तो जरूर है। और एलडीसी की तैयारी कर रहे हो या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो ये वैकेंसी भी एक वरदान के रूप में है। देखिए कैसे बात करते हैं। सबसे पहले कितने पद हैं, तो आपको बता दूं कि पद जो है आपके पास में है, आपके कितने, तो शासन सचिवालय के अंदर शीघ्र लिपिक जिसे कहा जाता है उसके गैर अनुसूचित क्षेत्र के 194 है, टीएसपी का कोई है नहीं, और 194 ही टोटल पद है। कहां के लिए, तो शासन सचिवालय के लिए यानी सेक्रेटरीट के लिए। क्लियर। इसके बाद में राज्य के जो अधीनस्थ विभाग हैं वहां पर निजी सहायक ग्रेड सेकंड यानी पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड वही है आपका। ठीक है, मतलब एक तरह से एलडीसी का ही कार्य है यहां पर भी। और उसकी सीटें हैं 257 और 23 अल्टीमेटली 280। तो टोटल सीटें हैं 474, 474। ठीक है, 474 सीटें हैं, सफिशियंट है, मतलब 500 के आसपास आप ये मान सकते हैं। इसमें 474 विद्यार्थियों का तो भविष्य सुधर ही जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, इसके अंदर आपको जो है फॉर्म फिल करते समय प्रायोरिटी देनी है कि आप पहली जो है अपनी पोस्टिंग कहां चाहते हैं, शासन सचिवालय में है या राज्य के अधीनस्थ विभाग के अंदर। तो ये जो है आपको सीधे से बता दूं, देखो ज्यादा मार्क्स आपकी कैपेसिटी है, आपको लगता है कि हम जो है टॉप रैंकर बन सकते हैं तो आपको शासन सचिवालय फर्स्ट बनना चाहिए। और अदरवाइज आप लगते हैं कि हाँ भाई अपन नॉर्मली पहले सिलेक्शन ही हो सकता है तो आप राज्य के अधीनस्थ विभाग वाला भरिएगा। बाकी ये सब मेरिट बेस ही होता है, इसलिए ज्यादा इसमें कोई वो सोचने वाली न इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात है नहीं। ठीक है, अपने को तो नौकरी चाहिए है भैया पहले तो, है ना। तो बेरोजगार को इस पे ज्यादा दिमाग लगाने से ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें सीधा सा दिमाग ये है कि पहले अपने को नौकरी जहां मिल रही हो आप तो इसमें से किसी को भी प्रायोरिटी दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और बता दूं, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा रहता किसको दूं क्या दूं, अगर वो 10-12 डिपार्टमेंट हो या काउंसलिंग टाइप का सीन होता है तब प्रॉब्लम आती है। अभी फॉर्म फिल करवा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। फिर बाकी जो भी सूचनाएं मांगी जाएगी वो आपको सही भरनी है। इसमें ऐसा कहा गया है कि वांछित सूचनाएं आप सही भरिएगा। आगे आगे दिखाऊंगा मैं भी। इस बार जो है गलत सूचना भरने वाले को दंड भी है, इसमें कुछ नियम चेंज किए गए। ओटीआर आपको पता ही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक भरिएगा। इसके बाद में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो आपको पता ही होगा, 600 रुपए। एक तो मैं ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो आपको पता होगा 600 रुपए है किसके लिए, सामान्य और क्रीमिलियर ओबीसी के लिए। नॉन क्रीमिलियर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वगैरह सभी के लिए जो है 400 रुपए है। और समस्त दिव्यांगजन, जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए है 400 रुपए। अल्टीमेटली 600 और 402 फीस है और कुछ नहीं है। ये सबको याद हो गया अब। ये है आपके पदों का पूरा वर्गीकरण कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, महिलाओं के कितने हैं, पुरुषों के कितने हैं, टीएसपी के कितने हैं, नॉन टीएसपी के कितने हैं, हॉरिजॉन्टल आरक्षण में कितने हैं, ये सब क्लियर। इसकी भी अपने को ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, अपने तो तैयारी करनी है, एक सीट पर अपने को सिलेक्शन चाहिए होता है। इसके बाद में देखिए, आपके पास में जो है आपके नोटिफिकेशन वगैरह में ये स्पष्ट कहा गया है इस बार कि भाई आप अगर जैसे अनुसूचित क्षेत्र से चयनित होंगे तो आपको अनुसूचित क्षेत्र में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपको उसका डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना होगा, अदरवाइज आपको गैर अनुसूचित में काउंट कर दिया जाएगा। और अगर आप जो है अनुसूचित क्षेत्र से होते हुए भी गैर अनुसूचित क्षेत्र से के टॉप से भी ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आप उसमें काउंट होंगे। ये सब चीजें इस बार यहाँ पर स्पष्टीकरण के साथ है, लेकिन इन चीजों का ज्यादा यूज नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन होता है वो हो जाता है, बाकी जो है नहीं होगा तो वो भले आप कितने नियम याद करके जाओ, कोई काम नहीं आने वाले नियम। आगे देखो, अब मेरा क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट सिस्टम रहता है। मेरा एक ही नियम है, मैं हर विद्यार्थी को यही कहता हूं, पढ़ाई करो, सिलेक्शन करवाओ। ओबीसी में आता हूं, जनरल में आता हूं, एसटी में आता हूं, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में आऊं, वन में आऊं, उसमें आता हूं, टीएसपी में आता हूं, नॉन टीएसपी में आता हूं, उसके रिजर्वेशन में कितनी सीटें हैं, उसके 10 गुना लिए कि नहीं लिए। अरे भैया पढ़ाई कर लो,
सिलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक आओगे, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन करने की। पता नहीं क्यों लोग जो है आंसर पेपर देने के बाद में आंसर की से मिलान करते हैं, इसकी ये इसकी ये इसकी ये। अरे 10 आंसर की से मिलान करने से थोड़ी नंबर बढ़ते हैं, पढ़ के जाना होता है तो नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि आप लोग जो है अलग ही चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं नहीं। सीधी सी बात बता दूं आपको, ये सब वही चीजें लिखी हुई है, 10% आरक्षण मिलेगा इस नियम के तहत, न इनको इतना मिलेगा इस नियम के तहत, न ये इतना, तो वो सबको पता है किसको कितना मिलता है, फालतू में इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है ही है, तो जो भी आपका नेशनल हो, कोई इंटरनेशनल खेला हो, कोई एशिया ओलंपिक में गया हुआ हो, दक्षिण एशियाई ओलंपिक में गया हुआ हो, एशियन स्कूल ऑफ खेल परिसंघ में हो, तो उनके लिए है। मतलब ये तो रेयर टू रेयर होता है, क्योंकि जो यहाँ लेवल पे पहुंच जाता है ना, वो स्टेनोग्राफर में नहीं आता है, ठीक है, वो आईएएस आईपीएस डायरेक्ट बन जाते हैं। इसके बाद में आपके जो दिव्यांग जन है उनके लिए कैसे आरक्षण रहेगा वो भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये अपने काम की चीजें जो होगी वो मैं बता दूंगा जहां पर। हाँ, एक इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अनुसूचित क्षेत्र जो होता है ना, वहां के लिए केवल राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र वाला एरिया ही काउंट होता है। आप ऐसा नहीं कि किसी और राज्य में रहते हो और वहां पर भी किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज अगर आरक्षण है तो आप वहां यहाँ आकर अप्लाई करोगे तो नहीं चलेगा। वैसे भी स्टेनोग्राफर जैसी वैकेंसी में बाहर के विद्यार्थी कम आते हैं, वो तो या तो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएएस है, ऐसा ही है, इनमें बाहर के विद्यार्थियों के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब आती है बात यहाँ पर, है ना। सबसे पहली चीज क्या आ जाती है कि आपके पास में इसका वेतनमान कितना है, यानी आपकी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी भैया बहुत ही शानदार है, 3600 ग्रेड पे है, लेवल 10 है आपका। ये बहुत बड़ी बात है, अभी जब क्वालिफिकेशन देखोगे तो उसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी बात है, 3600 ग्रेड पे बहुत बड़ी बात है। थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर है सैलरी इसकी, जूनियर अकाउंटेंट के बराबर है सैलरी इसकी, ठीक है। अब देखिए, पात्रता आपकी क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता में, आप 12वीं पास होने चाहिए। अरे वाह सर, क्या बात है। हाँ, 12वीं पास के अंदर एकमात्र वैकेंसी है जिसमें ना डिप्लोमा चाहिए ना कुछ चाहिए, फिर भी 3600 ग्रेड पे है। और एक दूसरी वैकेंसी आती है लैब असिस्टेंट, जिसका लेवल 8 है और वो 2800 ग्रेड पे है। ये दो ही भर्तियां ऐसी है जिनके अंदर 2400 से ऊपर ग्रेड पे है, बाकी जितनी भी वैकेंसियां 12वीं पास आती है 2400 ही होती है, ठीक है। तो ये चाहे वो फिर लैब असिस्टेंट आपकी जो है ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, ये सब 2400 ग्रेड पे वाले हैं। इधर देख लो भैया, स्टेनोग्राफर बन गए तो थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर हो, और वो भी 12वीं पास लड़का है यार, 12वीं पास है तो तैयारी में लग जाना। बिना सीईटी के बढ़िया मौका आया है, मतलब इस मौके को अगर कोई गवाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको जो है नौकरी कहीं मिलने वाली है। ये और बता दूं, बहुत शानदार मौका है, 3600 ग्रेड पे लेवल 10 है भैया। अगर 20-21 की एज में लग गए मेरी तरह तो 29-30 की एज में तो सेकंड ग्रेड होंगे, 4200 ग्रेड पे 9 साल की सर्विस की। लो, प्रमोशन या प्रमोशन या शासन सचिवालय में बढ़ गए तो भैया रिटायर्ड होंगे, तब तक तो पता नहीं कितनी सैलरी उठा रहे होंगे आप। और साथ में क्या चाहिए, तो आरएसआईटी होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, या वो जो भी आपके इसमें से जो भी आपके पास में हो, बीसीए बीटेक जो भी हो, कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना चाहिए। और कुछ नहीं है तो आरएसआईटी तो आज से चालू कर देना, फॉर्म भरोगे तब तक पूरी हो जाती है, 2-3 महीने में पूरी होती है आरएसआईटी तो है। मैंने तो पता नहीं कितनों को सजेस्ट कर रखा है कि 12वीं पास होते ही गर्मियों की छुट्टी में आरएसआईटी चालू कर दो, आगे हर एग्जाम में काम आती है यार। करो ना थोड़ा तो अपने आप को यार, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे बिना मेहनत के नौकरी नहीं मिलेगी। गर्मियों की छुट्टी में भी आरएसआईटी की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, करी है हमने, करवाई भी है और करी भी है, इसलिए हमें पता है। आगे देखिए, ऐसे ही कोई यूट्यूब पे आके ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ कि हाँ यून वोन वोन बस। भैया बहुत मेहनत करवा रहे हैं, कईयों को सिलेक्शन दिलवा चुके हैं, और स्टेनोग्राफर में भी लाएंगे इंटरव्यू, देख लेना। देवनागरी हिंदी आनी चाहिए। ओ भाई साहब, हिंदी नहीं आती क्या है? देवनागरी हिंदी राजस्थान भाषा, मतलब अपने को समझ में आती है ना, तो बस वही है, ठीक है, ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं। और इसमें हाँ, जैसे आपका एलडीसी होता है वैसे ही यहां पर आपको क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश जो फेज 2 होगा उसके अंदर आपकी शैक्षणिक योग्यता। और बता दूं, शैक्षणिक योग्यता का यहाँ स्पष्ट पॉइंट है कि आवेदक को पद पर निर्धारित जो सेकंड फेज होगा उसकी परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब आप जो है अगर 12वीं का एग्जाम अभी दे भी रहे हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन गिनी जाएगी 12वीं पास, जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो चाहिए होगा इसके सेकंड फेज के लास्टवें दिन से भी पहले वाला। मतलब जैसे इसमें क्या होगा, देखिए कि पहले आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, क्लियर।
अब रिटन एग्जाम होने के बाद में इसमें होता है आपका स्टेनो की टाइपिंग होती है। टाइपिंग नहीं होती है, स्टेनो होती है। मतलब इसमें आपको है सिखाया जाता है, ये आंसू लिपि होती है जिसमें फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे लिखना सिखाते हैं अपने को, है ना। एक ट्रिक होती है वो, मतलब अलग लैंग्वेज चलती है जो आपके बेसिकली कोर्ट वगैरह में ज्यादा यूज होती है। तो वो उसका जो सेकंड पेज होगा, अब इसमें मान लो 4 दिन चल रहा है, तो जो चौथा दिन होगा उससे पहले आपके पास अगर क्वालिफिकेशन कभी भी आ गई तो आप इलिजिबल है, और तब तक आपके पास में 12वीं की डिग्री होगी। 12वीं पास हो तो भैया इसमें लग जाओ, जीवन सुधर जाएगा। 3600 ग्रेड पे 12वीं पास लड़का कोई नहीं उठा रहा होगा, मैं बता रहा हूं। बहुत कम बच्चे हैं, या तो फिर वो बीएसटीसी कर रहा होगा या डिप्लोमा करके लाइब्रेरियन बना होगा, लेकिन ये 12वीं पास है, जस्ट 12वीं पास, जस्ट 12वीं पास, नो डिप्लोमा नो डिग्री, कुछ नहीं चाहिए, ना सीईटी चाहिए। यार बहुत शानदार वैकेंसी आ गई, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं तैयारी में लग जाऊंगा अगर इसकी मेरे को मूड बन गया तो भैया। आप भी पढ़ लेना जल्दी से। आगे देखो, इसमें कोई ज्यादा काम की चीजें नहीं है फिर। हाँ, अरे भाई अपन भी तो एलडीसी लैब स्टूडेंट के पद पर है, एलडीसी से लैब स्टूडेंट, अब लैब स्टूडेंट से 3600 पे चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं करूंगा आपका कंपटीशन, नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही अब। छोड़ दिया आप सब मैंने। ये देखिए, आयु वगैरह आपको पता होनी चाहिए। आयु जो है आपकी कब होनी चाहिए, तो 18 से लेकर के 40 साल के बीच में। कितनी? 18 से 40। और बड़ी बात यह है कि 1/1/25, क्या 1/1/25 तक आप 18 होने चाहिए, यानी आने वाली जनवरी तक आपका 25 हो जाना चाहिए, यानी 24 में आपका 18वां बर्थडे आ रहा है, फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा रिजर्वेशन जो है वो आपको पता ही है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें कोई ज्यादा इतनी काम की है नहीं, और पेंशन वगैरह वो जो भी लागू होगी वही रहेगी। हाँ, फॉर्म डेट बता देता हूं, 29 फरवरी से शुरू होंगे, 29 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, चलिए। और ऑफलाइन एग्जाम होगा, स्पष्ट इसमें प्रस्तावित है ऐसा, हालांकि आगे क्या हो, ऑनलाइन हो सकता है, कोई कह नहीं सकते, लेकिन इसमें कहा है कि प्रस्तावित है ऑफलाइन होगा। इसके बाद ये सब आवेदन वगैरह का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी छोड़िए, हस्ताक्षर वगैरह ये कोई काम की चीजें नहीं है अपने, सबको पता है। जो फॉर्म फिल करने जाओगे तो वो पता बता देंगे आपको, है ना सब। ये सब डॉक्यूमेंट्स की, हाँ। अब अपने काम की चीज आ जाती है भैया, जहां से अपने बहुत ज्यादा काम है भैया, जहां से सिलेक्शन होने वालों है। अपनो सिलेक्शन किससे होगो, तो अपना, हाँ, एक ये पहले ये बता देता हूँ, है ना। एक बार देखिए, इसमें यह कहा गया है कि अगर आप जब आवेदन करोगे तब गलत सूचना प्रस्तुत करते हो या अनुचित साधनों को अगर आप यूज करते हुए पाए जाते हो बोर्ड को, तो आपके ऊपर कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना जो है वो प्रस्तावित होगा। यहां पर ऐसा लिखा गया है, यानी इस बार भैया नियम कड़े, कानून है एकदम से। ठीक है, बच के रहियो, ऐसे फालतू के किसी हरकत में फंस मत जाना। इसके अलावा देखिए, अब जो है अपन मेन चीज पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा, जिसका 3 घंटे का पेपर होगा और 50-50 अंकों के आएंगे। तो अपने सामान्य विज्ञान का सिलेबस अभी दिखाऊंगा, सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, अगर पढ़ लिया तो आपका चयन निश्चित है, ये मान के चलिए। और सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान 50 नंबर के आएंगे, सर राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 नंबर का, यानी 100 नंबर। क्लियर? और 100 नंबर का आएगा हिंदी और इंग्लिश आपके, कितने नंबर की? 100 नंबर की हिंदी इंग्लिश, 100 नंबर का सामान्य ज्ञान राजस्थान का और इंडिया का और आपका विज्ञान। अभी आगे अपन देखेंगे सिलेबस, बहुत ही सिलेबस भी शानदार है, याद करने वाली सब चीजें। देखो, ज्ञान, सामान्य ज्ञान याद करना है, दैनिक विज्ञान याद करना है, सामान्य राजस्थान का सामान्य ज्ञान याद करना है, हिंदी याद करनी है, इंग्लिश याद करनी है। प्रैक्टिस तो करनी है केवल किसकी? क्वेश्चनों की। लग जाइए इसमें अभी से तैयारी में। फिर देखो, जो आपका पेपर, मतलब जो चरण 2 है, उसके अंदर क्या होगा, अंग्रेजी में आपको आशु लिपिक परीक्षण होगा। ठीक है, और वो होगा 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुति लेख होगा, आपको 100 शब्द 1 मिनट के अंदर आपको लिखने होंगे। ठीक है, और वो 10 मिनट के लिए मिलेगा। फिर आपको एक गद्यांश लिखना होगा कंप्यूटर पर, वो 60 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 100 नंबर का होगा। ऐसे ही आपके हिंदी में भी होगा। ठीक है, श्रुति लेख होगा कंप्यूटर पर, आपको हिंदी में प्रतिलेखन और उसको टाइपिंग करना है, मतलब वो उसके लिए हिंदी में आपको 70 मिनट और 10 मिनट हिंदी में वो श्रुति लेख के लिए मिलेंगे। तो अल्टीमेटली 100 और 100 200 नंबर का आपका क्या होगा, ये स्टेनो वाली जो है एग्जाम होगी, जैसे एलडीसी में होता है, सेम वही पैटर्न है यहाँ पर भी, बस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है, और इसमें एक सब्जेक्ट जो है मैथ आपकी वो कम कर दी गई है। पैटर्न समझ में आ गया? 2 चरण होंगे, पहले चरण में आपका टेस्ट हो जाएगा रिटर्न, और दूसरा वाला आपका टाइपिंग वाला। टाइपिंग बोले तो टाइपिंग वो वाली नहीं, कंप्यूटर वाली नहीं, इसके अंदर बेसिकली होता है आपका कि जो आप एक कंप्यूटर वाले आपको सिखा देंगे, आंसू लिपि होती है, जैसे प्रवीण नाम लिखना है अगर, तो वो पता नहीं, ऐसे मेरा एक दोस्त है उसने कर रखी है, इस टाइप से ऐसा कुछ लिखेंगे, ये जैसे प्रवीण है,
अभी आपको समझ में अभी नहीं आएगा, ये तब समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये और बता दूं, इस एग्जाम के अंदर रिटर्न का वेटेज ज्यादा है जैसे एलडीसी में होता है, क्योंकि उस वाले में तो जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होता है। भाई सीधी सी बात है, टाइपिंग तो उनकी फास्ट होगी आपसे, आप उनको कॉम्पीट कहाँ कर सकते हो, रिटर्न एग्जाम के अंदर, रिटर्न में कॉम्पीट करने की कोशिश करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आपका ये आ जाता है सिलेबस, ये देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको भी, है ना, क्योंकि इसी से तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो यही करवाएगा। अब ये देखिए पूरा पैटर्न, पूरा इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम पूरा का पूरा देखते हैं। और इसको ये भी बता दूंगा कि कितना पाठ्यक्रम तो करवा चुका हूं मैं, क्योंकि स्टेनो के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, कोई अभी नहीं जुड़ रहे हैं, आप जाकर के चेक करना। कई विद्यार्थियों ने हमारे नोट्स और बाय कर रखे हैं। देखिए अब बात करते हैं, एक मिनट, है ना, ये ओपन हो जाए, वो रिफ्रेश हो रहा है ताकि आपको क्वालिटी अच्छे से आ जाएगी। तब तक मैं बता दूं कि सामान्य ज्ञान के अंदर आपको रा, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भी है, करंट अफेयर्स मतलब आपका वो आएगा, क्लियर। दूसरा आपके भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपको भारत की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग और आर्थिक विकास। इसके बाद में आपको ये देखिए पूरा का पूरा विज्ञान ही भरी है भैया। सामान्य ज्ञान मतलब ये मान के चलो 50 नंबर की विज्ञान है, सीधे सीधे बताऊं तो 50 में से 40 नंबर की तो विज्ञान ही आ जाएगी, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और भारत वाले के आने वाले हैं, क्योंकि देख लो सिलेबस ही क्या है, 2 पॉइंट। बाकी देख लो, तीसरा पॉइंट है तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल सार लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, लेंस के प्रकार, मानव आंख, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत मोटर, मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग और निवारण, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, मेंडल के आनुवंशिकता नियम और गुणसूत्र। इसमें से आधे से ज्यादा पोर्शन मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, एलडीसी की सिलेबस में जाकर के देख लेना। 85 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें से आपका जो ये पैटर्न है ये आपको मिल जाएगा, इसके नोट्स और इसकी बुक हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। जो भी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए हमसे जुड़ना चाहता है, जल्दी ही जो है व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर मैसेज कर देवे, हम स्टेनोग्राफर के लिए जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप बना करके पर्सनल मेंटरिंग करते हुए आपकी तैयारी करवाई जाएगी, वो भी फ्री, ये तो पता ही होगा ना। चलो फिर आपका देखो ये आ गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये भी 50 नंबर का है आपके। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, राजस्थान का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें भौतिक दशाएं, भौतिक विभाग, वनस्पति, मृदा संसाधन, खनिज, जल, जलवायु और ये सब पढ़ना है। फिर कृषि और सामाजिक आर्थिक विकास पढ़ना है, जिसके अंदर आपका पूरा पूरा बता दूं, इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर राजस्थान का इतिहास पढ़ लेना और राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़नी है। ठीक है, 50-50 नंबर के हैं और सीधी सी बात है 100 ही मार्क्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 150 रहने वाले हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास में भैया 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 नंबर है, तो विज्ञान का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि विज्ञान का जब सिलेबस ज्यादा है तो विज्ञान के क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे, तो आपको विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। विज्ञान को जितना ज्यादा डीप में मेरे तरीके से कर पाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। चाहे तो यूट्यूब पर क्लासें देखना, उसके बाद आइएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की रहेगी, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। बड़ी बात यह है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मतलब ये मेरे को ऐसा लग रहा है स्टेनोग्राफर एकमात्र भर्ती होगी जो 12वीं पास को 3600 ग्रेड पे दे रही है। पहली चीज, इसकी विशेषता देखो आप, बहुत शानदार है, आपका सीईटी एग्जाम की जरूरत नहीं है, दूसरी क्वालिटी। तीसरा आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। और चौथा इसके अंदर जो है 7474 पद भी ज्यादा है, अच्छे खासे पद है इससे। अब ऐसा मत मान लेना कि 1000 पद आ जाता, 10,000 आ जाते, ऐसे तो भाई 20,000 पद आ जावे या 2 करोड़ पद आ जावे, पूरे राजस्थानी सब लग जाएंगे युवा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पद भी अच्छे हैं, नो सीईटी, ये बड़ा फायदा। 3600 ग्रेड पे के लिए तो मैं तो कहूँ 3 बार सीईटी देना पड़े तो दो यार, बेचारे थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए बीएसटीसी करते हैं, बीए करते हैं, बीएड करते हैं, तब जाते थर्ड ग्रेड बनते हैं, रीट का एग्जाम देते हैं, फिर रीट मेंस देते हैं। और इधर देखो कोई कुछ नहीं, एक एग्जाम और 3600 ग्रेड पे दे रहे, लग जाओ, अब तो शर्म आनी चाहिए।
और फिर ये आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें भी आपका वही है, 100 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 हिंदी के, 75 इंग्लिश के, 3 आवर, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपको मैंने सिलेबस दिखा दिया है। हिंदी और इंग्लिश के नोट्स भी जो एलडीसी के लिए है वो आप लोगों को यहाँ काम आने वाले हैं, तो वो हम अवेलेबल करवा देंगे अभी बहुत जल्दी। आप बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप लोगों को निरंतर जो है इसी यूट्यूब चैनल पर साइंस की फ्री क्लासेस मिल जाएगी, जीके की फ्री क्लासेस अवेलेबल होगी, और बुक भी साइंस की एक ऐसे लेवल की जिसमें से 50 के 50 क्वेश्चन आने का दावा किया जा सकता है। उस लेवल के 40 के 40 क्वेश्चन एलडीसी 2018 में जाकर देखो, उस लेवल का साइंस का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप पेड कोर्स कर लेकर के देख लेना और फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर देख लेना। मैं ये अपने मुंह से बखान ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे से ही पढ़ो या वो, आप बाद में पछताते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं आप कंटेंट देखना और उसके बाद हमारे साथ जुड़ना। आपको पता चलेगा कि वाकई में फ्री में भी ऐसा कंटेंट कभी अवेलेबल हो सकता था, या आपने सोचा भी नहीं होगा। चाहे तो आप कंटेंट देख करके फिर डिसाइड करिएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, जो भी 474 विद्यार्थी स्टेनोग्राफर बनने वाले हैं उन सभी को एडवांस में बधाई। और अब लग जाइए आप भी उस 474 स्टेनोग्राफर में आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।